कहाँ से आप जब उनको पढ़ते हैं, समझते हैं, आप परिवार के सदस्य हैं, कैसे ओशो बनने की शुरुआत हुई? अचानक कुछ नहीं होता, सब चीज़ें पीछे से चली आती हैं कि एक बच्चा छोटी उम्र से ही संगीतकार हो जाता है। सुरताल की उसकी गहरी पकड़, कभी बेसुरा नहीं होता, कभी बेताल नहीं होता। क्योंकि कहते हैं ना, किसी व्यक्ति को समझना है तो वहां समझो जहां से उसकी शुरुआत हुई है। जी। अब आपने जो बताया, ये ओशो को उनके जीवन विचार को आपने कोशिश की समराइज करने की, लेकिन मैं उस पहले बीज को पकड़ता हूं, कुचवाड़ा मध्य प्रदेश में वो स्थान जहां पर उनका जन्म हुआ। जी। अब यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, आमतौर पर सर यहाँ लोग पैदा होते हैं तो उनको नौकरी चाकरी चाहिए होता है, एक जीवन चाहिए होता है जहाँ पर आसानी से परिवार सा रह सके। मुझे ये जानना है कि एक बच्चा ओशो कैसे बन गया? क्या ऐसा हुआ कि वो सवाल करने लगा? क्योंकि ये साधारण नहीं है, जो सवाल पूछे गए वो साधारण नहीं थे। हजारों साल से एक परंपरा चली आ रही थी, उस परंपरा में हर चीज से प्रश्न करना, वो विद्रोही भावना होना, हर चीज पे सवाल कर देंगे, और जैसा मैंने पहले भी कहा, अपने सवालों पर फिर सवाल कर देंगे। ये आपके परिवार में पहले नहीं हुआ होगा। ओशो जी से शुरुआत हुई, शायद यही वजह रही कि उनके माता पिता भी उनके शिष्य बन गए। ये भी अपने आप में रोचक है। तो ये कहां से, आप जब उनको पढ़ते हैं, समझते हैं, आप परिवार के सदस्य हैं, कैसे ओशो बनने की शुरुआत हुई? देखिए, अगर हम ट्रेस आउट करें पीछे, तो एक तो इस जन्म की कहानी होती है, उस संदर्भ में थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। लेकिन एक्चुअली जो आत्मा है उसका तो जन्म जन्म की कहानी है पीछे, है ना। ओशो ने अपने पिछले 4 जन्मों की चर्चा की है, कुछ ग्लिम्सेस जो उनको दिखी उनको उन्होंने बताया है, और उन्होंने बताया कि मैं जितना भी पीछे देखता हूँ, मैं हमेशा ही अपने आप को भगवा रंग के वस्त्रों में देखता हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ, सत्य का खोजी हूँ सदा से। तो अब हम वहाँ से अगर ट्रेस आउट करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि इस जन्म में वो अचानक ऐसे कैसे हो गए। अचानक कुछ नहीं होता, सब चीज़ें पीछे से चली आती हैं। अब तो मनोवैज्ञानिक भी इस बात से राजी हैं कि एक बच्चा छोटी उम्र से ही संगीतकार हो जाता है। सुरताल की उसकी गहरी पकड़, कभी बेसुरा नहीं होता, कभी बेताल नहीं होता। ये कहाँ से आया? इस जन्म के माता पिता ने या माहौल ने तो उसको नहीं सिखाया था। अभी इतनी छोटी उम्र में कहाँ से उसको ये कला आ गई? वो पिछले जन्मों से कुछ लेके आया है, जिसको हम कहते हैं हिडन टैलेंट। तो ओशो के अंदर वो जो विद्रोही आत्मा है, रेबेलियस स्पिरिट, वो इस जन्म की अकेली नहीं है, पिछले कई जन्मों का उसमें योगदान है। उनके चिंतन मनन, सोच विचार, तर्क क्षमता, ये जन्मों जन्मों में विकसित हुई है, एक जन्म में कोई कर भी नहीं सकता। और जब हमें उतनी छोटी उम्र में वो लक्षण दिखाई देते हैं तो निश्चित रूप से अभी तो कोई शिक्षा दीक्षा हुई नहीं, किसी ने बताया नहीं है, तो एक तो वो कहानी हो जाती है, लेकिन वो तो काफ़ी मिस्टीरियस है, उस बारे में कोई प्रमाण भी नहीं है। लेकिन इस जन्म की कहानी जो आपने पूछा वो कहूँ, हाँ, ये तो फिर वैसी हो जाएगी जैसे हम बाकी धर्मों फिर अंधविश्वास करना पड़ेगा। हाँ, जिस पे आप सवाल उठा रहे हैं। जी, उसको हम छोड़ देते हैं। हाँ। इस जन्म की घटना लेते हैं। मेरी माँ मेरे नाना नानी की इकलौती संतान थी। वो छोटे से गांव कुचवाड़ा में रहते थे, और मेरी माँ को अचानक ही ससुराल जाना पड़ा। पुराने ज़माने में बाल विवाह हुआ करते थे। तो मेरी माँ जब 13 साल की थी तब मेरी दादी की डेथ हो गई, मतलब मेरी माँ की सास, है ना। और तब अचानक उस परिवार में और कोई महिला थी ही नहीं जो संभाल सके। मेरे पिताजी सबसे बड़े भाई थे, 3 भाई और 2 बहनें थी उनकी, वो सबसे बड़े थे। तो मेरी माँ को ससुराल जाना पड़ा उस छोटी उम्र में। अब 13 साल की उम्र में वो सबसे बड़ी थी वहाँ, घर संभालने वाली, गृहस्थी संभालने वाली। तो मेरे नाना नानी को बहुत लगता था कि हमारी छोटी सी बेटी, जिसको इतने लाड़ प्यार से पाला, और अचानक उसके ऊपर इतनी जिम्मेवारियाँ और काम आ गए, है ना। जब 17-18 साल की उम्र में वो प्रेग्नेंट हुई, तब नाना नानी ने कहा कि बच्चा हमारे यहाँ ही पैदा हो। और चूँकि हम अकेले हो गए गाँव में, इकलौती बेटी थी, वो चली गई ससुराल, तो वह बच्चा हम ही पालेंगे। तो उन्होंने मेरे पिताजी से ये आग्रह किया। वो पिताजी राजी हो गए कि ठीक है, क्योंकि हमारे घर में और कोई है भी नहीं, और मेरी माँ का पहला बच्चा है, उनको भी अनुभव नहीं है माँ होने का, संभालने का, तो अच्छा है कि बड़े बुजुर्ग लोग पालें। पुराने ज़माने में भेजा भी करते थे, ऐसा होता था जी। तो मेरी माँ की जो फर्स्ट डिलीवरी हुई वो ननिहाल में हुई, और नाना नानी ने वह बच्चा मांग लिया कि इसको हम ही पालेंगे। तो अब वहाँ पे एक विचित्र अलग माहौल मिला। माता पिता क्या करते हैं, बच्चे को डिसिप्लिन करते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन जो दादा दादी या नाना नानी हैं, वो लाड़ प्यार बहुत करते हैं, उनको डिसिप्लिन करने की नहीं पड़ती, है ना। बल्कि हमेशा माता पिता कंप्लेन करते हैं कि तुमने बच्चे को बिगाड़ दिया, बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार कर दिया, है ना। तो नाना नानी की लाड़ प्यार की छाँव में ओशो बड़े हुए।
तो उन्होंने खूब छूट दे रखी थी कि तुमको जो करना हो करो, हर चीज़ में वो सपोर्ट करते थे, है ना। वो कुछ उपद्रव भी करें, शरारत भी करें, किसी को तंग भी करें, तो नाना नानी उनके साथ खड़े उन्हीं का पक्ष लेंगे वो। तो इस प्रकार से उनका अर्ली लाइफ जो थी उसमें उनकी विद्रोही प्रवृत्ति को पूरा समर्थन दिया गया, उनको प्रोटेक्ट किया गया उसके लिए, और बड़ी उम्र तक वो उस स्थिति में रहे। जब वो 7 साल के हुए तब नाना जी की किसी बीमारी से डेथ हो गई। तब फिर नानी को भी शिफ्ट होना पड़ा गाडरवारा, जहाँ हमारे माता पिता के वहाँ पर, है ना, क्योंकि उनका और कोई था ही नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं था। मेरी नानी का भी कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई भाई बहन नहीं थे, कोई भी नहीं था। तो वो वहाँ पहुँची, तो ओशो भी उनके साथ वहाँ पे आए। तब वो ऑलरेडी 7 साल के हो चुके थे। अच्छा, हमारे पिताजी का कहना था कि बचपन जो है खेलने कूदने के लिए पढ़ाई लिखाई बाद में हो जाएगी, कोई जल्दी नहीं है। तो 10 साल तक उन्होंने स्कूल नहीं भेजा। तो एक तो 7 साल वो छोटे गांव में रहे, जहाँ सब प्रकार की स्वतंत्रता नाना नानी की प्रेम की छाया में उनको मिली थी, जिसको दूसरे लोग कहेंगे कि बिगाड़ दिया। और फिर पिताजी ने भी 3 साल तक स्कूल नहीं भेजा। उनका खेलो कूदो, मजा करो, अभी मजा करने के दिन है, पढ़ाई लिखाई बाद में हो जाएगी। ओशो ने कई बार प्रवचनों में इस बात का जिक्र किया है कि वो आरंभ के 10 साल जो मैं अपने स्वतंत्र ढंग से जी सका, मेरे ऊपर कोई आदेश नहीं था, कोई डिसिप्लिन नहीं था, कोई अनुशासन नहीं था, उससे मेरी फ्री थिंकिंग कैपेसिटी डेवलप हुई, एक स्वतंत्र सोच, है ना। वो जो सोचना चाहे वैसा सोच सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। निश्चित रूप से उस उम्र में ही उनकी विद्रोही प्रवृत्ति खूब उजागर हो गई, है ना। आसपास के लोगों को उनको बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो गया। लेकिन एक बात थी, वो जो जिसको दूसरे लोग कहेंगे कि शरारत करते हैं, उस शरारत में भी एक तर्क होता था, एक लॉजिक और आर्गुमेंट होता था। और आप ये नहीं कह सकते कि इस लड़के ने कुछ गलत किया है, क्योंकि वो सिद्ध करेंगे कि मैंने जो किया है वो सही है। जैसे आप अपने परिवार में तो बाद में पैदा हुए जी, लेकिन आई एम श्योर किस्से कहानियां भरे बहुत पड़े होंगे, बहुत, और आप छोटे होंगे तो आपसे तुलना भी की जाती होगी। तो कभी कोई जिक्र किया माता जी ने या किसी और परिवार सदस्य ने? हाँ, ऐसे खूब किस्से सुनने आते थे कि ओशो ने क्या उनकी विद्रोहियों के बारे में, कि लोगों को इरिटेट कैसे कर दिया उन्होंने, हर सवाल से कैसे लोग झुंझलाते थे? झुंझलाते थे लोगों, खासकर साधु संतों को, समाज के ठेकेदारों को, जो समाज के नियम कानून बनाते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। उन्होंने हर चीज़ पे प्रश्न खड़ा किया और उसके विपरीत करके दिखाया, प्लस उसके तर्क दिए ऐसा क्यों कर रहे हैं। कोई उदाहरण याद है आपको? कोई किस्सा याद है? जैसे एक उदाहरण मैं दूं, इस धर्म से कोई लेना देना नहीं, लेकिन कैसे वो इरिटेट करते थे लोगों को। गांव में एक नया डॉक्टर आया था, उसका नाम था डॉक्टर हीरालाल गोत्रे। तो उसने अपना बोर्ड लगाया, डॉक्टर हीरालाल गोत्रे MBBS, और सुबह मिलने का समय इतने बजे से इतने बजे तक, शाम का इतने बजे, है ना। अब ओशो को सूझा कि अपन देखते हैं इसको तंग करते हैं। ओशो वहाँ खड़े होकर उसका बोर्ड पढ़ रहे, आराम से, धीरे धीरे। डॉक्टर हीरालाल गोत्रे अभी स्कूल में नए नए जाना शुरू किए हैं, पूरा एकदम से पढ़ भी नहीं सकते, जोर से बोल के पढ़ रहे हैं। फिर इनके पीछे तो इनके मित्र आएंगे, उनके फॉलोअर तो हमेशा आते हैं वो आके खड़े होकर पढ़ेंगे। तो 2-4 के लोगों तो उसने, डॉक्टर साहब ने सुना। फिर वो कहने लगी, तुम लोग खड़े हो क्यों पढ़ते हो बार बार? तो उन्होंने कहा कि हमारे माता पिता कहते हैं कि जो भी पढ़ने की चीज़ मिले पढ़ो। स्कूल में शिक्षकों ने सिखाया कि नहीं तो पढ़ना सीखेंगे कैसे? तो हम लोग हर चीज़ जोर जोर से पढ़ते हैं ताकि हम सीख जाएं ठीक से। अब ये सिलसिला शुरू हुआ, डॉक्टर साहब चिढ़ने लगे थोड़े दिनों में, वो भगाने के लिए आए, इवन गाली गलौज करने लगे, मारने पीटने के लिए दौड़े। अब गांव के लोग उनसे पूछेंगे, भाई आप नाराज़ क्यों हो रहे हो? वो लड़के कह रहे हैं कि हम बोर्ड पढ़ रहे हैं। तो आपने बोर्ड लगाया किस लिए? ओशो का कहना था, आपने बोर्ड किस लिए लगाया? तो वो कहेंगे पढ़ने के लिए। तो हम पढ़ ही तो रहे हैं, आप नाराज़ क्यों हो रहे हो? अगर आप नहीं चाहते पढ़ें तो आप हटा लो बोर्ड अब डॉक्टर साहब बड़ी मुसीबत में, इस लड़के का कोई जवाब भी नहीं दे सकते। अच्छा, ये बात पूरे स्कूल में फैल गई। अब तो लोग वहाँ से गुजर रहे हैं, इस लड़के सुबह शाम स्कूल जाते हुए आते हुए सैकड़ों लड़के पढ़ रहे हैं, डॉक्टर हीरालाल गोत्रे MBBS बेचारे का दिमाग खा लिया वो बार बार कहीं पत्थर लेके दौड़ रहा है, कहीं डंडा लेके दौड़ रहा है। और मोहल्ले के लोग हंस रहे हैं, डॉक्टर साहब आप क्यों बच्चों के पीछे दौड़ रहे हो? कुछ गलत तो नहीं कर रहे, पढ़ रहे हैं। 2-3 महीने बाद वो बोरिया बिस्तर बांध के चले गए वहाँ से। ओशो के एक मित्र थे कंछेदी लाल शुक्ल, मैंने उनसे सुना बहुत बाद में कि अगर वो नहीं जाता छोड़ कर डॉक्टर, तो हम लोग एक दूसरी ट्रिक अपनाने वाले थे। और छोटे बच्चों को हमने समझाया था, बिल्कुल पहली क्लास के बच्चों को, तुम लोग हिज्ज कर करके पढ़ना इसकी स्पेलिंग।
हा में ई की मात्रा ही, रा में आ की मात्रा रा, हीरा, ला में आ की मात्रा ला, छोटा ला, लाल, हीरा लाल। 5 मिनट लगेंगे पूरा बोर्ड पढ़ने में। 5 मिनट में उसका खून खोल जाएगा। तो ओशो कई प्रकार से मेरे को लगेगा कि शरारत कर रहे हैं, लेकिन वो तर्कपूर्ण शरारत है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, कोई वायलेंस नहीं कर रहे हैं। या तो आप उनकी बात का जवाब दो, या बोर्ड किस लिए लगाया था? पढ़ने के लिए। तो हम पढ़ ही तो रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? और हमको पढ़ना सीखना है, हम तो स्कूल के बच्चे हैं अभी। हम तो ये तो चलिए बहुत ही शुरुआती बात हो गई कि आपने ऐसा कई बच्चे करते हैं जो इरिटेट करते हैं, परेशान करते हैं, लॉजिकल होते हैं। फैमिली में कब रियलाइज होने लगा कि नहीं यार ये बच्चा थोड़ा अलग है, डिफरेंट है, ये वैसा नहीं है जैसा बाकी बच्चे देखते हैं हमारे खानदान में या स्कूल में, या जो बाकी बच्चे हैं? खासकर जब वो स्कूल गए, वहाँ से उनका विद्रोही स्वभाव और भी उजागर हुआ, क्योंकि बार बार पिताजी के पास फिर शिकायत आती, शिक्षक आके कहते कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। जब बुला के पिताजी पूछते तो ये अपने पूरे लॉजिक देते कि हमने ऐसा क्यों किया, है ना। मान लीजिए कि शिक्षक ने उनको छुट्टी नहीं दी, इन्होंने कहा कि मेरे पेट में दर्द है, मैं छुट्टी चाहता हूँ। तो शिक्षक ने कहा कि दर्द दिखाओ कहाँ है, कोई ऐसी चीज़ बताओ जिसको हम जान सकें। अगर बुखार चढ़ा है तो हम टच करके समझ जाएंगे कि बुखार चढ़ा है। दर्द का कोई प्रमाण नहीं, इसलिए हम दर्द को मानते ही नहीं, इसकी कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। ओशो उनका ठीक है। ओशो एक पेड़ पर चढ़ गए जहाँ से वो शिक्षक गुजरता था, है ना। आम का पेड़ था, एक खूब बड़ी साइज का आम उन्होंने तोड़ा, और जब वो शिक्षक वहाँ से गुजरा तो उसके सिर पर दे मारा जोर से। अब वो कराया तो वो बेटा सिर में चोट लग गई उसको जोर से, है ना। चक्कर खा के वो गिरा, अन्य सब लोग दौड़े दौड़े आए, देखा ओशो ऊपर बैठे हुए हैं, मारा है। ओशो नीचे, तो उनका कहाँ है दर्द, कहाँ है, आप बताइए, क्या मैं छू सकता हूँ आपके दर्द को? टीचर समझ गया कि इस लड़के से पंगा लेना ठीक नहीं। उन्होंने कह दिया कि तुमको जब आना हो आओ, जब जाना हो जाओ, मुझसे पूछने की भी ज़रूरत नहीं, जब तुम्हें छुट्टी लेना हो ले लो, तुम्हारा दर्द हमने मान लिया, बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं। ओके।